अगर मुझे किसी दिन ममता बनर्जी मिल गई तो उसके बाल पकड़कर घसीट कर मैं उसे जेल में डाल दूंगी। ये शब्द थे उस माँ के, वही माँ जिसकी बेटी के साथ कुछ महीने पहले कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। और ये कोई एक्शन नहीं था, ये उस माँ का रिएक्शन था जब ममता बनर्जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपकी बच्चियां रात के 8 बजे के बाद छोटे कपड़े पहनकर निकलेंगी तो ऐसे हादसे तो होते रहेंगे। रत्ना देवनाथ ये वही माँ है जिसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। ऊपर से बेटी पूछ रही थी कि माँ क्या मुझे इंसाफ मिल पाएगा। माँ ने कहा बेटा थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि इस बार जस्टिस दिलाने के लिए तेरी माँ खुद मैदान में उतर रही है। आखिरकार वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। रत्ना मैम पॉलिटिक्स में आ गई, बीजेपी के साथ लड़ाई करने लगी और जीत भी गई। क्या जस्टिस मिल गया या फिर आगे सबको जस्टिस मिलेगा? सवाल हमेशा से यही रहेगा कि क्या पॉलिटिक्स में आना ही उनका जस्टिस था? History scripted in West Bengal. In a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. प्रधानमंत्री मोदी ने अब पोस्ट किया है, बंगाल में कमल खिल उठा है। पीएम ने लिखा है 2026 का ये पूरा बंगाल चुनाव हमेशा याद रहेगा। जनता की शक्ति की हुई है जीत, बीजेपी की सुशासन की राजनीति विजय हुई है। लोग ममता बनर्जी की हार से इतना खुश नहीं थे जितना खुश वो रत्ना मैम की खुशी में थे, उनकी जीत की खुशी से थे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल हम ये सेट कर रहे हैं कि क्या किसी विक्टिम को जस्टिस लेने के लिए क्या कंपलसरी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा? क्योंकि इंडिया में ऐसे हादसे डेली होते रहते हैं, तो क्या हर विक्टिम को बीजेपी टिकट बांटती फिरेगी कि चलो भाई अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको कंपलसरी बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा? इंडिया में ऐसे केसेस इतने सारे हैं कि अगर मैं रोज एक वीडियो बनाना चाहूंगा ना तब भी वो सारे केसेस खत्म नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारे केसेस नहीं, लेकिन 1-2 केसेस की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी को जस्टिस मिला? उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी सितंबर 2022 में एकदम से गायब हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि वही रिसोर्ट के मालिक और बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे ने अंकिता से एक्स्ट्रा फिजिकल रिलेशनशिप की डिमांड की थी और मना करने पर उसने अंकिता की जान ले ली थी। लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेट बात यह है कि इस मामले में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या अगर अंकिता भंडारी को जस्टिस नहीं मिलता तो क्या उनकी फैमिली को भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ता? देखो भाई, बहुत ही सिंपल बात बता देता हूँ, मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, ठीक है। मेरा घर ना तो बीजेपी चलाती है ना कांग्रेस चलाती है। लेकिन मैं आप सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है तो उनको सीधे रास्ते पर लाने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम देन बी द सिस्टम। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में उस लड़की के साथ जो हादसा हुआ था, उसकी माँ रत्ना मैम एक नॉर्मल माँ है जैसे हमारी माँ होती है। शायद उनको ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कैसे पब्लिक से डील करना होता है, प्लानिंग कैसे करना होता है, डेवलपमेंट के क्राइटेरिया कैसे सेट करने होते हैं। शायद उनको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया में ऐसे हादसे डेली बेसिस पे होते रहते हैं, तो क्या बीजेपी हर दूसरे विक्टिम को टिकट बांटती फिरेगी? क्या हम कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते जिससे गरीब से गरीब इंसान को भी जस्टिस मिले, या फिर उसे पॉलिटिक्स में ना उतरना पड़े? दिल्ली के एक क्लब में एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने सरेआम सबके सामने जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जेसिका लाल को और उसकी बहन को जस्टिस के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हम सबको पता है। Jessica Lal shot dead last night. The main accused and 8 others are acquitted for lack of evidence. But does it really make sense the man accused of killing Jessica Lal is actually out free? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि जस्टिस एक बहाना है? असली मकसद तो उस माँ को पॉलिटिक्स में लाना है ताकि एक इमोशनल फैक्टर क्रिएट हो और उस माँ के उस इमोशनल फैक्टर को ये लोग अपने वोट्स के लिए यूज कर सके। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया की जनता कितनी इमोशनल है, वो ये छोटी छोटी बातों पे बहुत खुश हो जाती है। हर जगह बातें हो रही है, माँ को जस्टिस मिलना चाहिए, ममता बनर्जी के साथ ये होना चाहिए। बट यहाँ पे सवाल ये है कि जस्टिस के लिए पॉलिटिक्स में क्यों उतरना पड़े? मेरा सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने रेप एक्यूज को टिकट दी थी या फिर बीजेपी ने रेप विक्टिम को टिकट दी थी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा।
बात यहाँ पे सिंपल है कि आम आदमी, एक गरीब आदमी जस्टिस के लिए बिना पॉलिटिक्स किए क्यों जस्टिस नहीं पा सकता। इसी टॉपिक को लेकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है बिल्कुल भी वैलिड है, रत्ना मैम ने सही किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी इनवैलिड है। जस्ट बिकॉज के बीजेपी पार्टी रूल कर रही है उसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा किसी के इमोशनल फैक्टर को यूज करे। लेकिन एक मास ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो ये कह रही है कि रत्ना देवनाथ, रत्ना मैम खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे, उन्होंने खुद बीजेपी को ज्वाइन किया था। रत्ना मैम का यह कहना था कि जिस सिस्टम मेरी बेटी की मौत का कारण बना उसी सिस्टम में घुसूंगी और उसे चेंज करूंगी। उन्नाव, हाथरस, प्रज्वल रेवन्ना, भागलपुर केस, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनको जस्टिस नहीं मिला। चलो छोड़ो, अभी लेटेस्ट एक केस की बात करते हैं। पुणे के पौशे केस का क्या हुआ, मिला किसी को जस्टिस? मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि जस्टिस के लिए जुडिशरी है, कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया था कि जस्टिस के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर ये बात सच है कि रत्ना देवनाथ मैम ने खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी बीजेपी के साथ, तो आई विश कि उनको हर वो चीज करनी चाहिए जो एक ऐसी घटना को रोक सके जो उनकी बेटी के साथ हुई थी। यहाँ पर एक डिबेट और भी है कि जहां पर सारे पार्टी के नेता, हर दूसरे नेता किसी न किसी केस में इन्वॉल्व है, वहां पे रत्ना देवनाथ एक ऐसी इनोसेंट मदर है जो इन सबसे बहुत दूर है। यहाँ पर मेरा एक और सवाल है कि क्या हम एक और एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, जो एजुकेटेड है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज है, जो इस देश को बहुत अच्छे से चला सकती है, उनको पॉलिटिक्स में न लाकर हम इमोशनल फैक्टर में बह के एक ऐसे इंसान को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं जिनको इसका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो किसी ना किसी केस की विक्टिम रह चुके हैं तो इसीलिए हम उसे पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। ये भी कितना वैलिड है, क्योंकि आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं होगी जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ी लिखी होगी और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती होगी टू चेंज द सिस्टम। यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है कि रत्ना देवनाथ का पॉलिटिक्स में आना क्या सच में ममता बनर्जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? क्या सच में ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि रत्ना मैम पॉलिटिक्स में उतरी थी, या फिर वेस्ट बंगाल की जनता वैसे ही दीदी से बहुत परेशान हो चुकी थी, उनके रावण राज से परेशान हो चुकी थी? क्योंकि जहां तक मुझे पता है पिछले 15 सालों में, मुझे जहां तक पता है, ममता बनर्जी जैसे वायरस का एंटीडोट वेस्ट बंगाल की जनता को मिला ही नहीं था। क्योंकि हर दूसरा बच्चा सालों से वेस्ट बंगाल को लेकर सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा है कि बांग्लादेश से रेफ्यूजी आकर यहाँ बसे हैं, बांग्लादेश से रेफ्यूजी आकर यहाँ पे बसे हैं, उनको लाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। क्यों? वोटों के लिए। बंगाल की जनता वैसे ही परेशान थी, लेकिन 2021 के बाद वैसे ही उनका भरोसा टूट चुका था उनकी पार्टी से, ममता बनर्जी की पार्टी से। सिर्फ करप्शन और रेफ्यूजीज की वजह से नहीं, वैसे ही उनका भरोसा टूट चुका था। और 2026 में जैसे ही मौका मिला, बंगाल की जनता ने मौके पे चौका मार दिया और इन सब में रत्ना देवनाथ का कैमियो और ज्यादा इंपैक्टफुल साबित हुआ। 2014 में ममता दीदी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि कौन है अमित शाह, लेकिन इतने सालों बाद अमित शाह ने खुद दीदी को बताया कि कौन है अमित शाह। देख लो ये वीडियो अच्छे से। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे फनी बात यह है कि एक इंसान पिछले 15 साल से एक स्टेट की सिटिंग सीएम है, वो पिछले 2 चुनाव से अपनी सीट एक ही इंसान से हार रही है। बात यहाँ पर गुंडागर्दी या करप्शन सी नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी की सरकार की वजह से वेस्ट बंगाल पिछड़े राज्यों में आ चुका है, और ये वही वेस्ट बंगाल है, ये वही कोलकाता है जिनसे इंस्पायर होकर एक इंसान ने सिंगापुर को फाउंड किया था। फाइनली रत्ना मैम 20,000 प्लस वोटों से अपनी सीट जीत गई, ममता बनर्जी हार गई, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी घटनाएं सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा और विवादों की वजह से सुर्खियों में है। इस बार मामला बेहद गंभीर है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में हुई थी। वेस्ट बंगाल के एक प्रोबेबल सीएम के पर्सनल असिस्टेंट को गोली मारकर मार देना ये कोई छोटी बात नहीं है। चंद्रनाथ रथ अपने घर के पास मौजूद थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने वही फायरिंग चालू कर दी। गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पे उनको डेथ घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद उस इलाके में तनाव का माहौल छा गया है और बहुत सारा पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट नहीं थे, लेकिन उनके बहुत खास थे
और उनकी हत्या करना एक नॉर्मल अपराध नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एंगल माना गया है इसको। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी का क्या मानसिक हाल था, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो अच्छे से, कि उनको कितना ज्यादा दुख हुआ है अपनी साथी की जान जाने के लिए। अपने पीए की आखिरी विदाई में शुभेंदु अधिकारी फूट फूट कर रोए। उनकी ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी अपने पीए चंद्रनाथ रथ की आखिरी विदाई में टूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल की कानूनी व्यवस्था और सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की सुरक्षा खतरे में है। शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप तक लगा दिया कि वेस्ट बंगाल में राजनीतिक हिंसा सरेआम बढ़ रही है और इसे रोकने में सरकार नाकाम रही है। सिर्फ यही नहीं, एक और घटना सामने आई है कि रत्ना देवनाथ के घर के बाहर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए। ये भी एक बात सामने आई है और अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि रत्ना देवनाथ एक ऐसा इम्पैक्ट रही थी इस पॉलिटिकल एजेंडा में कि जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। उनकी वजह से ममता बनर्जी की हार को एक पुश मिला था। रत्ना देवनाथ की डॉटर अभिया ऊपर से सोच रही है कि मेरी माँ किस दलदल में फंस चुकी है। मैंने पहले ही इस वीडियो में बता दिया है कि रत्ना देवनाथ एक नॉर्मल माँ है, जैसे हमारी माँ होती है। उनको शायद ये पॉलिटिक्स इन सबका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और अगर वेस्ट बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही है तो आई विश के वो सेफ रहे। सिर्फ वही नहीं, और भी जितने भी कार्यकर्ता है वेस्ट बंगाल में वो सेफ रहे। आप बताओ अपनी राय वीडियो में क्या है, रत्ना देवनाथ का पॉलिटिक्स में आना कितना नेसेसरी था? और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।